अगर हिमालय की बुलंदियों पर तकरीबन 3900 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद एक कुदरती बर्फानी निशानी सिर्फ चंद दिनों में लगभग गायब हो जाए। इस साल अमरनाथ यात्रा में बड़ी तादाद में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचे। सिर्फ पहले 4 दिनों में ही 93,000 से ज्यादा यात्री गुफा तक पहुंच गए। एलजी मनोज सिन्हा ने इसे मैसिव सर्ज कहा, क्योंकि पिछले 4 सालों के मुकाबले में इस साल यात्रियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस बार इबादत से ज्यादा जिस चीज ने तवज्जो हासिल की वो था बर्फानी शिवलिंग का गैर मामूली रफ्तार से पिघलना। यात्रा के शुरू होने से सिर्फ कुछ दिन बाद ही रिपोर्ट सामने आई कि कुदरती बर्फानी शिवलिंग 90% से ज्यादा पिघल चुका है और लगभग गायब हो चुका है। और इस वाकये ने एक नई बहस छेड़ दी। क्या ये सिर्फ मौसम का असर है या हम खुद हिमालय के सबसे नाजुक इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये सिर्फ भक्तों की मायूसी का मसला नहीं था। साइंटिस्ट्स, ग्लेशियोलॉजिस्ट्स और एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने इसे हिमालय के मुस्तकबिल के लिए एक खतरनाक इशारा करार दिया। इस सूरत हाल पर साइंटिस्ट्स, पॉलिटिशियंस, भक्त सब बात कर रहे हैं। श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर ऑर्गेनाइजेशन ने भी शदीद तशवीश का इजहार किया। ऑर्गेनाइजेशन ने मुतालबा किया है कि एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक कमेटी बनाई जाए जिसमें ग्लेशियोलॉजिस्ट्स, क्लाइमेट साइंटिस्ट्स, जियोलॉजिस्ट्स और एनवायरमेंटल एक्सपर्ट शामिल हों और केव के अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और आइस फॉर्मेशन की परमानेंट साइंटिफिक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अब सवाल उठता है, आखिर ये सब हुआ क्यों? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका कोई एक सबब नहीं बल्कि कई फैक्टर्स मिलकर इस क्राइसिस को पैदा कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर है क्लाइमेट चेंज। एनवायरमेंट साइंटिस्ट और पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर एकलव्य शर्मा के मुताबिक हिमालय दुनिया के एवरेज से कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। इस फिनोमिनन को एलिवेशन डिपेंडेंट वार्मिंग कहा जाता है, यानी जितनी ज्यादा बुलंदी उतनी ज्यादा वार्मिंग। उनकी रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 2000 से 2022 के दरमियान हिमालयन स्नो और ग्लेशियर कवर में 23% से ज्यादा कमी आ चुकी है और 2010 के बाद ये रफ्तार और तेज हो गई है। वेस्टर्न हिमालय, जहां अमरनाथ वाक़या है, सबसे ज्यादा मुतासिर इलाकों में शामिल है। डॉक्टर शर्मा ये भी तनबीह करते हैं कि अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इसी तरह से जारी रहें तो इस सदी के आखिर तक हिमालय के कुछ हिस्सों में टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। दूसरा फैक्टर है इरेगुलर प्रेसिपिटेशन। पहले सर्दियों में ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी और गर्मी आहिस्ता आहिस्ता आती थी, लेकिन अब स्नोफॉल कम हो रही है, बर्फ़ जल्दी पिघल रही है, हीट वेव्स आ रही हैं और रेनफॉल का पैटर्न भी बदल रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज़ के डायरेक्टर प्रोफेसर BW पांडे कहते हैं कि पहले शिवलिंग को पिघलने में 1 महीना या उससे ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन इस बार ये सिर्फ चंद दिनों में लगभग गायब हो गया है। उनके मुताबिक सिर्फ शिवलिंग ही नहीं बदल रहा बल्कि हिमालय की स्नो लाइन और ट्री लाइन भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। जो पौधे और जानवर पहले 3900 मीटर की ऊंचाई पर मिलते थे वो अब 4500 मीटर से ऊपर नजर आ रहे हैं। ये हिमालय के इकोसिस्टम के तब्दील होने की वाज़ेह निशानी है। तीसरा फैक्टर है इंसानी दबाव। हर साल सर्दी के महीनों में गुफा के अंदर पानी के कतरों से कुदरती तौर पर एक आइस स्टैलेग्माइट बनती है जिसे शिवलिंग के तौर पर पूजा जाता है। इस फॉर्मेशन का वजूद सिर्फ सर्द हवाओं पर डिपेंड नहीं करता, इसके लिए गुफा के अंदर एक बहुत ही डेलिकेट माइक्रो क्लाइमेट होना ज़रूरी है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर सर्कुलेशन और फ्रीजिंग कंडीशंस, अगर इनमें हल्का सा भी तब्दीली आई तो फॉर्मेशन या छोटी बनेगी या बहुत जल्दी पिघल जाएगी। प्रोफेसर शर्मिष्ठा पटनायक IIT बॉम्बे के मुताबिक सिर्फ क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार ठहराना काफ़ी नहीं। जब एक बंद गुफा में हज़ारों लोग एक ही वक्त में दाखिल होते हैं, हर इंसान अपने जिस्म की गर्मी और सांस के जरिए हीट और ह्यूमिडिटी पैदा करता है। ये तमाम चीज़ें केव के अंदर माइक्रो क्लाइमेट को डिस्टर्ब करती हैं और जब केव का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर जाता है तो आइस फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से पिघलने लगती है। उनका कहना है कि इकोलॉजी और ह्यूमन एक्टिविटी दोनों इस क्राइसिस के बराबर जिम्मेदार हैं। चौथा फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यात्रा को आसान और महफूज बनाने के लिए रोड वाइडनिंग, टेम्पररी कैंप्स, जनरेटर्स, सोलर लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और कम्युनिटी किचन्स जैसे इंतजामात किए गए हैं। ये ज़रूरी भी हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब ये तमाम हीट जनरेटिंग सिस्टम्स केव के करीब होते हैं तो वो उसके नेचुरल थर्मल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं। हैवी मशीनरी और कंस्ट्रक्शन से लोकल टोपोग्राफी भी तब्दील होती है और इसका असर केव के अंदर के माइक्रो क्लाइमेट पर पड़ता है। एक्सपर्ट्स ये नहीं कहते कि यात्रा बंद कर दी जानी चाहिए, बल्कि वो ये कहते हैं कि फेथ और इकोलॉजी को साथ लेकर चलना होगा। उनकी तजवीज़ में रोज़ाना यात्रियों की साइंटिफिक लिमिट तय करना, केव के करीब परमानेंट
स्ट्रक्चर्स को कम करना, आर्टिफिशियल लाइटिंग और जनरेटर्स को रेगुलेट करना, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू करना और हर साल इंडिपेंडेंट इकोलॉजिकल ऑडिट पब्लिश करना शामिल है। साथ ही लोकल लोगों के रोजगार का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि हज़ारों खानदान इस यात्रा से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। अमरनाथ का बर्फानी शिवलिंग सिर्फ बर्फ का एक कुदरती ढांचा नहीं, ये हिमालय की सेहत का एक इंडिकेटर भी है। अगर ये इतनी तेजी से पिघल रहा है तो शायद खतरा सिर्फ एक गुफा तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे हिमालयन इकोसिस्टम, उसके ग्लेशियर्स, उसकी नदियों, उसकी बायोडाइवर्सिटी और उन करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है जो इन पहाड़ों से निकलने वाले पानी पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं।